हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग छठवा लेकर आ रही हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आरंभ ने सुबह ही मल्हार से कहकर उसके कपड़ों का अरेंजमेंट करवा दिया था। केसर तैयार होकर नीचे आई। हॉल में आरंभ और मल्हार के साथ 3 लोग और बैठे हुए थे। शायद वो लोग किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। इन तीनों में से 2 फॉरेनर थे और तीसरा शायद कोई ट्रांसलेटर था। केसर बिना उन लोगों को डिस्टर्ब किए किचन की ओर बढ़ गई, लेकिन अगले ही पल उसके कदम रुक गए और उसकी आंखें छोटी हो गई। वो पीछे पलटकर उस ट्रांसलेटर को घूरने लगी। केसर खुद से बोली, ओहो, तो ये साफ साफ झूठ बोल रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई सबको पागल बनाने की। बोलकर वो उन लोगों की तरफ बढ़ गई। केसर उन ट्रांसलेशन के सामने जाकर बोली, और कितने झूठ बोलोगे तुम। बोलते हुए वो ट्रांसलेटर को बुरी तरह से घूर रही थी। केसर के ऐसे रिएक्शन से सब हैरान हो गए। केसर आरंभ को अपनी तरफ घुमाकर बोला, क्या हुआ हुक्मरानी सा, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं। केसर जल्दी से आरंभ का हाथ पकड़कर बोली, हुक्म सा, ये आदमी आपसे झूठ बोल रहा है। बोलते हुए उसने ट्रांसलेटर की तरफ इशारा किया। यह सुनकर वो ट्रांसलेटर हड़बड़ा गया। वो हकलाते हुए बोला, हुक्मरानी सा, ये आप क्या बोल रही हैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। हुक्म सा से केसर अपने दोनों हाथ कमर पर रख उस ट्रांसलेटर से बोली, अच्छा तुम झूठ नहीं बोला। क्या तुमने क्लाइंट से ये नहीं कहा कि हुक्म सा उन लोगों के साथ 50-50 के पार्टनरशिप ना करके 30-70 की करना चाहते हैं। ये सुनते ही आरंभ की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसकी आंखें डार्क हो गई। उस ट्रांसलेटर हड़बड़ाते हुए बोला, हुक्म सा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हुक्मरानी सा झूठ बोल रही है। बोलते हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए। केसर धीरे से बोली, झूठ। बोलते हुए उसकी पकड़ अपनी साड़ी पर कस गई। केसर अपना सिर उठाकर आरंभ की तरफ देखते हुए बोली, हम झूठ नहीं बोल रहे हुक्म सा। बोलते हुए उसका गला रूंध गया। शायद उसे कुछ ट्रिगर कर रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें भी लाल होने लगी थी। आरंभ एकदम से केसर को अपनी तरफ से खींचकर उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, आई ट्रस्ट यू हुक्मरानी सा। ये सुनते ही केसर का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। तभी वो ट्रांसलेटर ये देखकर वहाँ से भागने लगा। मल्हार ने जल्दी से उस ट्रांसलेटर को पकड़ लिया। वो उस ट्रांसलेटर को घूरते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है। बोलकर मल्हार ने उसके चेहरे पर एक पंच मारा। तभी उन दोनों ने फॉरेनर क्लाइंट से एक क्लाइंट जापानी में बात की, मिस्टर सिंह, इज़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। उसकी आवाज़ सुनकर केसर आरंभ ने उसकी तरफ देखा। केसर उन दोनों की तरफ देखकर जापानी में बोली, यस ऑफकोर्स एवरीथिंग इज़ फाइन, देयर वाज जस्ट अ लिटिल मिस अंडरस्टैंडिंग बट डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम देन वी कैन रीस्टार्ट द मीटिंग नाउ। ये बोलते हुए उसने आरंभ की तरफ देखा, जो उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। आरंभ ने केसर को कुछ इशारा किया। इशारा समझकर केसर मीटिंग वापस से कंटिन्यू करने लगी। थोड़ी देर बाद सब कुछ खत्म हो गया। उन दोनों ने आरंभ से हाथ मिलाया और केसर को एक बड़ी सी स्माइल देकर वहाँ से निकल गए। केसर पीछे पलटी और आरंभ के सीने से टकरा गई। केसर अपनी नाक सहलाते हुए बोली, आह हुक्म सा, आपका शरीर है या पत्थर, लग गई ना हमें। आरंभ केसर के हाथ उसकी नाक से हटाकर उसकी नाक को देखते हुए बोला, हमें तो पता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जब आप आ ही गई है, अब आप ही हमें हमारे शरीर के बारे में अच्छे से बता दीजिएगा। बोलते हुए आरंभ के चेहरे पर शरारत साफ साफ झलक रही थी। आरंभ की बात सुनकर केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्या मतलब है कि हम आपको आपके शरीर के बारे में अच्छे से बता देंगे। ये बोलते हुए वो मासूमियत से आरंभ की तरफ देख रही थी। आरंभ केसर की कमर पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, इसका मतलब तो हम आपको रात को बताएंगे, मतलब जब आप और हम बिस्तर पर एक दूसरे से प्यार कर रहे होंगे तब। आरंभ की बात सुनते ही केसर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। तभी उन दोनों को किसी के गला साफ करने की आवाज़ आई।
आरंभ ने सामने मल्हार को देखा। मल्हार अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, आह वो हुक्मसा, उसने अपना मुंह खोल दिया है जो अब तक सॉफ्ट थी। वो ये सुनते ही उसकी आंखें डार्क हो गई। आरंभ तेज आवाज़ में बोला, नाम बताओ। मल्हार धीरे से बोला, अमर प्रताप सिंह। इतना बोलकर वो चुप हो गया। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि केसर वहीं थी। केसर कन्फ्यूजन एक्सप्रेशन के साथ दोनों को देख रही थी। उसने यह नाम आज से पहले कभी नहीं सुना था। केसर धीरे से बोली, आप लोग बात कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बोलकर वो एकदम से जाने के लिए गई तो 2 कदम चलते ही उसके कदम रुक गए और जल्दी से आरंभ की तरफ देखा और फिर अपने हाथ की तरफ जिसे आरंभ ने पकड़ रखा था। आरंभ केसर के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, आपको जापानीज़ आती है? केसर अपने हाथों को एक दूसरे में उलझाकर धीरे से बोली, सिर्फ जापानीज़ ही नहीं, इसके अलावा और 9 लैंग्वेजेस आती हैं हमें। मल्हार हैरानी से बोला, क्या? लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब हमने आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली थी तब तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चला था। केसर उसकी तरफ देखकर बोली, वो इसीलिए क्योंकि इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं और चाचू ने किसी को बताने से भी मना किया था। मल्हार धीरे से मतलब बोला, और कहाँ से सीखी आपने इतनी सारी लैंग्वेज एक साथ में? केसर अपना सिर झुकाकर धीरे से बोली, पता नहीं, लेकिन हमें ये बचपन से आती है। एक बार हमने चाचू से पूछने की कोशिश की थी तो चाचू ने कहा, बचपन में हमारे सिर पर चोट लगी थी इसीलिए हमें कुछ याद नहीं है। आरंभ ने एक गहरी सांस ली और केसर का चेहरा ऊपर किया। वो उसके गाल को सहलाते हुए उससे बोला, कोई बात नहीं और ना ही अब आपको इस बारे में कुछ सोचना है, सो डोंट ओवरथिंक। केसर ने आरंभ को देखा और धीरे से बोली, हम ओवरथिंक नहीं करते, वो बस अपने आप ही हो जाता है। बोलकर वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से आरंभ को देखने लगे। ये देखते ही आरंभ के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। आरंभ केसर के फोरहेड पर किस करके बोला, हमें अभी जाना होगा, अभी आप आराम कीजिए। केसर ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। आरंभ मल्हार के साथ वहाँ से निकल गया। बाहर आते ही मल्हार आरंभ से बोला, आप बदल रहे हैं हुकुमशाह, पर रानी का असर हो रहा है आप पर। बोलकर मुस्कुरा दिया। यह सुनते ही आरंभ के कदम एकदम से रुक गए। वो बिना मल्हार की तरफ बोल रहा, असर तो हो रहा है और शायद ऐसा हो रहा है जिसे ना तो हम रुक पा रहे हैं और ना ही रुकना चाहते हैं। बोलकर वो आगे बढ़ गया। मल्हार गहरी सांस लेकर बोला, 800 बात चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है आपके चेहरे पर, बस अब किसी की बुरी नज़र ना लगे। बोलकर वो भी आरंभ के पीछे चला गया। इधर केसर अपने कमरे में बैठी हुई थी और कोई किताब पढ़ रही थी। तभी उसे नीचे से कोई आवाज़ आई। केसर खुद से बोली, ये कैसी आवाज़ है? बोलकर वो कमरे से बाहर निकल कर आई। केसर नीचे हॉल में आई जहाँ एक फ्लावर वॉस गिरा हुआ था। केसर उस फ्लावर वॉस को उठाकर वापस रखते हुए बोली, यह कैसे गिर गया? तभी पीछे से एक आवाज़ आई। उसने एकदम से मुड़कर अपने सामने देखा और अगले ही पल किसी ने पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। इसी के साथ केसर की आंखें बंद हो गई और वो बेहोश होकर फ्लोर पर गिर गई। करीब 2 घंटे बाद केसर की आंखें धीरे धीरे खुली। आंखें खोल उसने अपनी चारों तरफ नज़रें घुमाई और वो एकदम से उठकर बैठ गई। वो इस वक्त एक फैक्ट्री में थी। उसके हाथ पैर खुले हुए थे और वो ऐसे ही ज़मीन पर पड़ी हुई थी। केसर धीरे से बोली, यहाँ हम कैसे आए? बोलते हुए उसे अपनी आंखें बंद की और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उसके बारे में सोचने लगे। उसे धीरे धीरे याद आ रहा था कि वो आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आई और फिर किसी ने उसे क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बेहोश कर दिया था। तभी एकदम से वहाँ पर किसी की आवाज़ आई, तो होश आया तुम्हें? आवाज़ सुनते ही केसर ने अपनी आंखें खोली और अपना सर घुमाकर देखा जहाँ एक आदमी बोतल लिए कुर्सी पर बैठा था। उस आदमी की देखते ही केसर डर से खुद में सिमट गई। उस आदमी का चेहरा एक तरफ से पूरा जला हुआ था और वो देखने में हद से ज़्यादा डरावना लग रहा था।
केसर हकलाते हुए बोली, काका कौन हो तुम, हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो आदमी अपनी बोतल वहीं टेबल पर रखकर केसर की तरफ बढ़ते हुए बोला, मौत देना है तुम्हें, इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ। वो क्या है ना, कीमत मिली है मुझे तुम्हें जान से मारने की। बोलते हुए वो केसर के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। केसर उस आदमी को अपने इतने करीब देखकर पीछे खिसकने लगी। उस आदमी के मुंह से शराब की गंदी महक आ रही थी। वो आदमी हंसते हुए बोला, उफ, ये मासूमियत जी तो चाह रहा है कि तुम्हारी मासूमियत को अपने नीचे दबाकर ख़त्म कर दूं। बोलते हुए उसने बहुत गंदे तरीके से अपने सीने पर हाथ फेरा। यह देखकर केसर की आंखें आंसुओं से भर गई। केसर रोते हुए बोली, प्लीज़ हमें जाने दो, तुम्हें जो चाहिए होगा वो हम तुम्हें देंगे, लेकिन छोड़ दो हमें। वो आदमी केसर के करीब जाते हुए, ऐसे कैसे छोड़ दूँ हुक्मरानी सा, कीमत मिली है मुझे तुम्हें जान से मारने की, लेकिन तुम्हें मारने से पहले एक बार तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर का स्वाद तो चख लूँ। ये सुनते ही केसर घबरा गई। उस आदमी ने एकदम से केसर की साड़ी के पल्लू को अपनी मुट्ठी में भर लिया। केसर रोते हुए बोली, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। बोलते हुए केसर की नज़र खिड़की की तरफ गई, जो कि खुला हुआ था, या फिर शायद वो आदमी बंद करना भूल गया था। केसर एक नज़र उस आदमी को देखी जो ऑलमोस्ट उसके ऊपर झुका हुआ था। केसर ने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस आदमी के पैरों के बीच एक जोरदार किक मारी। आह! वो आदमी जोर से चिल्लाया और वहीं ज़मीन पर गिर गया। उसे दर्द से तड़पता देख केसर ने अपना चेहरा फेर लिया। केसर जल्दी से खड़ी हुई और उस खिड़की की तरफ भागी। उसने खिड़की के बाहर देखा, वो ग्राउंड फ्लोर पर ही थी, इसीलिए बहुत आसानी से वहाँ से बाहर निकल गई। केसर भागते हुए दूसरी तरफ आ गई। तभी उस आदमी की आवाज़ आई। केसर ने एकदम से पीछे पलटकर देखा, वो आदमी गुस्से से उसकी तरफ ही आ रहा था। केसर ने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई। वह इस समय एक सुनसान सड़क पर थी, जहाँ उसके दोनों तरफ से जंगल ही जंगल था। केसर ने अपने आंसू साफ किए और वो धीरे से उस जंगल वाले एरिया की तरफ भाग गए। उस आदमी ने अपनी जेब से नाइफ निकाली और फिर सीधे केसर के पीछे भागा। इधर केसर जंगल के बीचों बीच भाग रही थी। एक जगह जाकर वो रुकी और एक पेड़ से छुपकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। अचानक उसके पेट में चले गए। उसकी पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने आरंभ का चेहरा घूम गया। केसर अपने मंगलसूत्र को अपनी मुट्ठी में भरकर धीरे से बोली, प्लीज़ हुक्म साहब बचा लीजिए हमें, अपनी रानी शाह को प्लीज़। बोलते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी सिसकियाँ कंट्रोल करने लगी। तभी एकदम से किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। केसर वापस अपने सामने खड़े उस आदमी को देखकर डर गई। वो आदमी केसर की कलाई को मोड़कर उसकी पीठ से लगाकर बोला, तुम्हें क्या लगा ये बच्चे जैसे छुपन छुपाई का खेल खेलकर तुम मुझसे बच जाओगी? केसर खुद को छुड़ाते हुए बोली, प्लीज़ छोड़ो हमें, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। वो आदमी केसर के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर फुसफुसाते हुए बोला, कुछ नहीं बिगाड़ा है तुमने, लेकिन कुछ न बिगाड़ कर भी बहुत कुछ बिगाड़ रही हो तुमने। उसकी गर्म सांसें को अपने गले के पास महसूस करते केसर के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। वो खुद से दरकिनार हो गई। उस आदमी ने एक झटके से केसर को छोड़ दिया। केसर संभल नहीं पाई और लड़खड़ाकर पेड़ से टकरा गई। उसे अपने पेट में बहुत दर्द महसूस हुआ। वो आदमी केसर के बालों को मुट्ठी में भरकर उससे बोला, तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल किसी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह, और मेरा मानना है कि अप्सरा की जगह धरती पर नहीं स्वर्ग में ही होती है। बोलकर उसने केसर के बालों को आज़ाद किया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी पागलों जैसी हंसी देखकर केसर का दिल घबराहट की वजह से ज़ोर से धड़कने लगा। उस आदमी ने जब केसर को डरते हुए देखा तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो थोड़ा पीछे हुआ और बहुत अजीब तरीके से बोला, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। बोलते हुए वो चाकू को केसर के चेहरे पर फेर रहा था।
उसने चाकू केसर के गले पर जैसे ही लगाया, केसर जोर से चीखी। आह! वो आदमी हंसते हुए बोला, घबराओ नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यह कहते हुए उसने केसर के बाजुओं पर वो चाकू स्टेप किया। केसर जोर से चीखी। आह! उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो दर्द से तड़पने लगी। उसने अपनी कसकर आंखें बंद करी और आंखों के सामने आंसू बहाने लगी। केसर रोते हुए बोली, नहीं नहीं। उसके चोट से खून जमीन पर पानी की बूंदों की तरह टपक रहा था और उसके रोने की आवाज़ उस जगह पर गूंज रही थी। तभी उस आदमी का फ़ोन बजा। उस आदमी ने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से कुछ बोला गया, जिसे सुनने के बाद वो आदमी धीरे से बोला, डोंट वरी, वो मर जाएगी। ये सुनते ही केसर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। केसर अपने कदम पीछे लेते हुए, प्लीज़ प्लीज़ नहीं ना। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, जितना भागना है भाग लो हुक्मरानिसा, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं बचाने आने वाला। बोलते हुए वो आदमी केसर की तरफ बढ़ गया। केसर अपने कदम पीछे ले ही रही थी कि तभी एक पत्थर से वो टकरा गई और वो एकदम से नीचे गिर गई। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। केसर ने उस आदमी की तरफ देखा जो अब उसके सामने खड़ा था। वो आदमी धीरे से बोला, क्या लगेगा, बच जाएगी, बहुत गलत लगता है तुम्हें। बोलकर उस आदमी ने केसर के बालों को अपनी मुट्ठी में भरा। केसर ने अपनी लाल आंखों से घूरकर उस आदमी को देखा और अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी में भरा हुआ मट्टी उस आदमी के चेहरे की तरफ फेंक दिया। वो आदमी केसर से दूर हुआ और चिल्लाते हुए बोला, आह! ये क्या किया पागल लड़की। तभी केसर ने एकदम से अपना घुटना उठाकर उस आदमी के पेट पर मारा और उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगी। वो आदमी नीचे गिर गया। वो आदमी चिल्लाते हुए बोला, ब्लडी बिच, आई स्वेयर, अपनी मौत का दर्द बढ़ा रही है तू। वो जोरों से चिल्लाया, बहुत हो गया खेल खेलना, अब तू अपनी मौत देखेगी। बोलकर उसने अपने गन को अनलॉक किया और केसर की तरफ बढ़ गया। केसर बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि तभी अचानक उस आदमी ने गन निकालकर केसर की तरफ शूट किया। केसर बच गई, लेकिन वो नीचे गिर गई और उसके सर पर हल्की सी चोट आ गई। आह हुक्मसा, केसर डरते तड़पते हुए बोली। अब उसका सिर घूमने लगा था और उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। अब तक वो आदमी उसके पास आ चुका था। उस आदमी ने केसर के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। केसर अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी और धीरे से बोली, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए ना। वो आदमी पागलों की तरह हंसते हुए बोला, छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे मार तो दूं। केसर ने उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, लेकिन क्या इसका असर उस आदमी पे होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। तभी उस आदमी ने एक बार फिर से उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मारा। केसर का सिर एक दफा फिर से घूम गया। उस आदमी ने केसर के सिर पर गन पॉइंट किया और एक गंदी हंसी हंसते हुए बोला, गुड बाय हुक्मरानी सा। वो आदमी अभी गोली चला पाता कि तभी एक गोली उसके हाथ पर आ लगी। उस आदमी के मुंह से चीख निकल गई और उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गया। केसर ने एकदम से उस आदमी को धक्का दिया। वो आदमी दूसरे साइड जा गिरा। केसर ने अपनी आंसू भरी आंखों से सामने देखा। केसर धीरे से बोली, हुक्मसा। बोलते हुए उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। आरंभ की काली गहरी आंखें केसर के मासूम चेहरे पर टिकी हुई थी। केसर की नीली आंखों में आंसू देखकर आरंभ की मुट्ठियां गुस्से से कस गई। उसे उस हालत में देखकर आरंभ का खून खौलने लगा। उसकी पकड़ उसके गन पर कस गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया एक पल के लिए खत्म हो चुकी थी। केसर का मासूम चेहरा थप्पड़ की वजह से सूज गया था। उसके होठों के किनारे में खून लगा हुआ था। उसके कपड़े, उसके चेहरे, उसके बाल, हर जगह बस मिट्टी लगी हुई थी। आरंभ चल कर उसके पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। केसर आंसू भरी आंखों से आरंभ को देख रही थी। उसके होठ थरथरा रहे थे और आंखों में डर दिखाई दे रहा था। आरंभ ने अपने हाथों से केसर के गालों को छुआ। केसर ने एकदम से आरंभ की शर्ट को मुट्ठी में भर लिया। आह! और वो एक कदम से दर्द से तड़प पड़ी और उसकी
आंखें एक बार फिर से भर गई। उसकी चीख सुनते ही आरंभ की आंखों में खून उतर आया। तभी केसर जोरों से बड़ी हुक्म सा और उसकी सांसें तेज हो गई। केसर आरंभ के पीछे उस आदमी को देख रही थी। उस आदमी के हाथ में लोहे का रॉड था जिससे अभी उसने आरंभ पर वार किया था, लेकिन वो लोहे का रॉड उसे छुपा था। उससे पहले ही आरंभ को उसे अपने एक हाथ से पकड़ लिया। आरंभ ने केसर की आंखों में देखते हुए ही उस आदमी के पेट में वो रॉड घुसा दिया। वो आदमी जोरों से चिल्लाया और जमीन पर जा गिर गया। ये देखकर केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद की और पीछे खिसक गई। वो आरंभ का एक खतरनाक रूप नहीं देख सकती थी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। आरंभ ने अपने हाथ केसर की तरफ बढ़ा दिया। केसर एकदम से पीछे खिसक गए। केसर की नज़र आरंभ के हाथ पर थी जिस पर खून लगा हुआ था। खून का वो लाल रंग देखते ही केसर ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना ली। उसकी सांसें एकदम से तेज हो गई और अब वो हल्की हल्की कांपने लगी। केसर को खुद से डरते देख आरंभ के दिल में तेजी से दर्द हुआ। आरंभ बिना कुछ बोले खड़ा हुआ और उसे अपनी बाहों में उठाने के लिए झुका। केसर आरंभ को अपने एकदम करीब देखकर खुद में ही सिमट गई। केसर अपनी आंखों में आंसू लिए आरंभ को देखे जा रही थी। उसकी वो नीली आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी और उसकी सांस एकदम नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। आरंभ के हाथ बेचैनी से ही रुक गए। वो अपनी खाली आंखों से केसर को देख रहा था। केसर के माथे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें जमा हो गई थी। आरंभ धीरे से बोला, पैनिक अटैक। बोलते हुए आरंभ ने अपने हाथ को देखा जिस पर खून लगा हुआ था। केसर खून को देखकर पैनिक कर रही थी। आरंभ ने जल्दी से अपने हाथ साफ किए और केसर के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे टक किया। आरंभ केसर के चेहरे को सहलाते हुए बोला, हम हैं आपके हुक्मरां साहब। केसर कुछ पल रुककर बोली, हुक्म साहब। बोलते हुए वो सवालिया नज़रों से आरंभ को देख रही थी। आरंभ ने अपने हाथ केसर के आंसू साफ किए और उसे बोला, हाँ हम आपके हुक्म साहब, हमारी तरफ देखिए। बोलते हुए आरंभ केसर की आंखों में देख रहा था। केसर धीरे से बोली, हुक्म साहब। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू की बूंद उसके गाल पर बह गए। ये सुनते ही आरंभ ने एकदम से केसर को अपनी बाहों में भर लिया। आरंभ की खुशबू को महसूस करते ही केसर एकदम से बेहोश हो गए। जैसे ही केसर ने खुद को आरंभ की बाहों में महसूस पाया, वो एकदम से बिखर गई। उसके दोनों हाथ आरंभ की शर्ट पर कस गए और उसकी आंखों से आंसू बहकर आरंभ की शर्ट को गीला करने लगे। केसर को इस कदर डरा हुआ देखकर आरंभ ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। उसकी आंखें एक दफ़ा फिर से लाल हो चुकी थी, मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। आरंभ केसर की पीठ सहलाते हुए बोला, सब ठीक है हुक्मरानी शाह, हम हैं आपके पास। बोलकर उसने अपने हाथों से केसर के आंसू साफ किए। आरंभ ने गुस्से से उस आदमी की तरफ देखा और फिर उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, हमारी बीवी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। ये कहते हुए आरंभ ने उस आदमी के पेट पर एक लात मारी। वो आदमी जो पहले ही दर्द से तड़प रहा था, वो एकदम से चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर केसर ने एकदम से अपनी साड़ी को मुट्ठी में भर लिया। आरंभ ने झुककर उस आदमी को कॉलर पकड़कर उठाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए बोला, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी को गलत नज़र देखने की। हाउ डेयर यू। ये कहते हुए आरंभ उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगा। उस आदमी की हालत देख केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। आरंभ ने एकदम से उस आदमी का गला पकड़कर उसे वहीं एक पेड़ से लगा दिया। उस आदमी के सर के पीछे से खून बहने लगा। उसके मुंह से चीख निकल गई। आरंभ उसके गले की पकड़ मजबूत करते हुए बोला, आज तक कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की हमने, और तूने क्या हाल कर दिया है उसकी। जस्ट लुक एट हर फेस। तूने उसके ऊपर हाथ उठाया, उसे अपनी गंदी नज़रों से देखा। रो रही है वो, डर रही है वो।
और उसे इस हालत में देखकर हमारा दिल तड़प रहा है। बोलते हुए आरंभ ने एक बार फिर से उसके सिर को पेड़ से लड़ा दिया। उस आदमी की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। उस आदमी का सर का पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया था। आरंभ उस आदमी से दूर हुआ और अपने बेल्ट निकालने लगा। उस आदमी ने सर उठाकर अपनी धुंधली आंखों से आरंभ को देखा, जो किसी खूंखार जानवर से कम नहीं लग रहा था। आरंभ अपने हाथ में अपने बेल्ट को लपेट रहा था। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। आरंभ उसे बिना मौका दिए बेल्ट से मारे जा रहा था। वो आदमी चिल्ला रहा था, दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। आरंभ उसे मारते हुए बोला, चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला, क्योंकि तुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आएगा। आरंभ उस आदमी के हाथ पर जोर से मारते हुए चिल्लाया, इन्हीं गंदे हाथों से तूने उसे छुआ था ना, इन्हीं हाथों से तूने उसे मारा था ना। यह कहते हुए आरंभ ने एकदम से उसके हाथ को मोड़ दिया और एक टक की आवाज़ के साथ उसके हाथ की हड्डियां टूट चुकी थी। इसके साथ ही उस खाली जगह पर चारों तरफ कराहने की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। आरंभ ने उसके ऊपर जरा सी भी रहम नहीं दिखाई थी। आरंभ उस आदमी को बेल्ट से मारते हुए बोला, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। यू नो वॉट, आई ट्राई माई बेस्ट कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हर्ट ना हो। एंड वॉट यू डिड, यू ट्राई टू किस हर, थप्पड़ मारा तूने, यू टच हर, यू ब्लडी बास्टर्ड। ये बोलते हुए आरंभ ने उस आदमी का कॉलर पकड़कर उसे सीधे खींचते हुए एक पेड़ की तरफ फेंक दिया। वो आदमी पेड़ से टकराकर वहीं पत्थर पर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा। उसकी बॉडी से कई जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। क्या उसकी चीख से आरंभ को कोई फर्क पड़ने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। आरंभ ने वापस उस आदमी के बालों को मुट्ठी में भरा और उसके बालों को खींचते हुए चिल्लाकर बोला, कोई चलती फिरती नहीं लड़की नहीं है वो, आरंभ प्रताप सिंह की बीवी है। केसर आरंभ प्रताप सिंह है वो। बोलते हुए आरंभ ने एक बार फिर से उसका सिर पेड़ पर मार दिया। वो आदमी लड़खड़ा कर वहीं पर गिर गया। आरंभ चिल्लाते हुए बोला, हमारी हुक्मरानी सा सिर्फ हमारी है। नो वन कैन टच हर, नो वन कैन हर्ट हर। इतना बोलकर आरंभ ने फिर से एक बेल्ट सीधे उस आदमी के चेहरे पर मारी और वो आदमी जोर से चिल्लाया। उसके चेहरे से खून बहने लगा। आरंभ चिल्लाते हुए बोला, बीवी है वो हमारी, क्या लगा उन लोगों को कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता? गलत लगता है उन्हें। हम वो हर उस चीज़ को इस दुनिया से मिटा देंगे जो हमारी बीवी को ज़रा सी भी तकलीफ पहुंचाएगा, समझे? बोलते हुए आरंभ ने उसके दोनों टांगों के बीच एक जोरदार लात मारी। इसके साथ ही एक आखिरी बार उस आदमी की चीख पूरे जंगल में गूंज चुकी थी और वो आदमी मर चुका था। अब वहाँ सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन आरंभ वहीं नहीं रुका। वो अभी उस आदमी को मारे जा रहा था। शायद वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। केसर ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन अपने सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हुक्मशाह, इतना बोलकर वो जल्दी से खड़ी हुई और वो भागते हुए आरंभ के पास आई, लेकिन आगे जो आरंभ ने किया वो देखकर उसके कदम एकदम से लड़खड़ा गए। आरंभ उस आदमी के ऊपर पेट्रोल डाल रहा था। केसर चिल्लाकर बोली, हुक्मशाह। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सुनते ही आरंभ जो लाइटर जलाने ही वाला था वो एकदम से रुक गया और उसने सिर टेढ़ाकर अपनी लाल आंखों से केसर को देखा। आरंभ की नज़रों को देख केसर 2 कदम पीछे हट गई। केसर धीरे से बोली, प्लीज़ हुक्मशाह। केसर की आंखों में देखते ही आरंभ की आंखें एकदम से शांत हो गई। उसकी आंखों में सुकून उतर आया। अगले ही पल आरंभ ने केसर की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। केसर एकदम से आरंभ के सीने से लग गई। आरंभ ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके एक हाथ केसर की कमर पर कस गए और दूसरे से वो केसर की पीठ को सहला रहा था। अभी मल्हार और उसके बॉडीगार्ड भी वहाँ पर आ चुके थे।
उस आदमी की इतनी बुरी हालत देखकर मल्हार ने अपना सर फेर लिया। मल्हार ने आरंभ और केसर को देखा और फिर उसने अपने आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। इधर आरंभ ने केसर को खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, मल्हार, ये रात खत्म होने से पहले धमाका तो बनता है, राइट? मल्हार धीरे से बोला, डोंट वरी हुक्मशाह, सब हो जाएगा। आरंभ ने बिना कुछ कहे केसर को अपनी बाहों में उठा लिया। केसर ने अपना चेहरा आरंभ के गले में छुपा लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। इधर आरंभ ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो लाइटर ऑन किया और उस आदमी की तरफ फेंक दिया। वह इस वक्त उसके होठ पर एक तिरछी सी मुस्कान आ गई। वहीं उसके बॉडीगार्ड और मल्हार हैरानी से वो जलती हुई डेड बॉडी को देख रहे थे। फार्म हाउस में केसर इस वक्त शावर के नीचे खड़ी थी और उसकी आंखें बंद थी। शावर का ठंडा पानी उसे भिगा रहा था। उसकी आंखों के सामने वो नज़ारा बार बार घूम रहा था। उसकी आंखों के सामने तभी उसे अपने पेट पर दो चलते हाथ महसूस हुए और वो हाथ जिस शख्स के थे उसकी खुशबू ही केसर की दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। केसर धीरे से भरी, हुक्मशाह, बोलते हुए केसर ने झट से अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी पीठ आरंभ के सीने से लगी हुई थी। आरंभ केसर को अपनी तरफ घुमाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को प्यार से चूमकर बोला। उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। केसर की आंखें अपने आप बंद हुई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। केसर सुबकते हुए बोली, हम डर गए थे, हमें लगा हम फिर कभी आपसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। बोलते हुए उसने आरंभ की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और सिसकने लगी। आरंभ केसर के बालों को सहलाते हुए बोला, हमने कहा ना आपसे, अब आप भी इस बारे में भूल जाइए। हम आपके पास हैं, आपके साथ हैं और हमारे होते हुए आपको कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और अगर गलती से भी किसी ने देखने की कोशिश की तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। एंड बिलीव मी हुक्मरानी साहब, आप आरंभ प्रताप सिंह इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड। आरंभ की बात सुन केसर ने रोते हुए अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखा और फिर अगले ही पल उसने आरंभ को वापस से हक कर लिया। वो इस वक्त बुरी तरह से रो रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। केसर का चेहरा पूरी तरह आरंभ के सीने से लगा हुआ था। उसकी हर एक सांस को आरंभ अपने अंदर तक महसूस कर सकता था। वहीं केसर को आरंभ की बाहों में वो सुकून मिल रहा था जो उसे चाहिए था। आरंभ ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाया। केसर का चेहरा ठंडे पानी की वजह से बहुत लाल हो चुका था। उसकी साड़ी ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी और वो उसकी बॉडी से भी चिपक गई थी, जिससे उसका अट्रैक्टिव फिगर शो हो रहा था। आरंभ ने केसर को एकदम से दीवार से लगा दिया और उसके चेहरे पर झुककर गौर से उसकी आंखों में देखने लगा। उसके दोनों हाथ दीवार पर टिके हुए थे और उसकी आंखें केसर के चेहरे पर टिकी हुई थी। केसर के हाथ आरंभ के सीने पर थे और उसकी पलकें झुकी हुई थी। अगले ही पल आरंभ ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। केसर हकलाते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? बोलते हुए वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देख रही थी। आरंभ केसर के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर बोला, आपके दर्द को अपने टच से मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलकर उसने अपना शर्ट उतार कर एक तरफ कर दिया। केसर की नज़रें उसके चेहरे से होते हुए उसकी अपर बॉडी पर गई और उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। केसर कुछ समझ पाती उससे पहले ही आरंभ ने उसके सर को पकड़ा और उसे पैशनेटली किस करने लगा। कुछ देर बाद वो उसका दूर हुआ और दोनों लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आरंभ ने उसके फ्लफी होठों को अपने अंगूठों से सहलाया और अपनी भारी हो चुकी सांसों को संभालते हुए बोला, आपके दर्द का अंदाज़ा है हमें और यकीन मानिए हुक्मरानी शाह, अगर हमारे बस में होता तो उस दर्द को आप तक पहुंचने से पहले ही हम ख़त्म कर देते उसे। बोलते हुए वो केसर की नीली आँखों में देख रहा था। उसकी यह नीली आँखें जो उसकी जुबान से ज़्यादा बोलती थी।
उसकी वह नीली आंखें अपनी हर जज्बात को अपनी आंखों से बयां करती थी। आरंभ ने केसर के हाथ पर लगी चोट को टच किया, वहीं उसके ऐसा करते ही केसर की पकड़ आरंभ के सीने पर कस गई। उसने कसकर अपनी आंखें मीच ली। आरंभ धीरे से बोला, हर एक निशान की कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो भी आरंभ प्रताप सिंह के तरीके से। आरंभ ने कुछ पर केसर के बंद आंखों को देखा और फिर पीछे से केसर के ब्लाउज की जिप खोल दी। कुछ ही पल में केसर के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे। करीब 1 घंटे बाद केसर बेड पर सो रही थी। आरंभ वहीं उसके पास बैठा हुआ था और उसके हाथों पर बैंडेज कर रहा था। बैंडेज करने के बाद आरंभ ने केसर के चेहरे को देखा, जिस पर थकावट साफ नजर आ रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो बुरी तरह से थक चुकी थी। आरंभ ने फर्स्ट एड बॉक्स नाइट स्टैंड पर रखा और फिर उसने केसर की दूसरी साइड पर पिलो रख दिया। पिलो रखते ही केसर ने नींद में ही उस पिलो को कसकर हक कर लिया। वो इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। आरंभ ने केसर के फोरहेड पर किस किया और फिर धीरे से बोला, पहली बार नहीं, दूसरी बार हुआ है। नाउ आई कांट इग्नोर दिस, बोलकर आरंभ वहाँ से चला गया। रात के 2:30 बजे केसर की आंखें एकदम से खुली और वो आंखें खुलते ही उसकी नज़र आरंभ की तरफ चली गई, जो इस वक्त उसके पास ही सो रहा था और वो किसी बच्चे की तरह लग रहा था। केसर धीरे से बोली, आई एम फीलिंग हंग्री। बोलते हुए उसने आरंभ का हाथ अपने कमर से हटा दिया और वो उठकर बैठ गई। केसर ने एक बार अपने पेट पर हाथ रखा और वो चारों तरफ देखने लगी। अब तक उसकी नींद उड़ चुकी थी क्योंकि उसे बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी। केसर रोनी सूरत बनाकर बोली, आजकल हमें कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बोलकर वो बिस्तर से उठ गई और कमरे से बाहर निकल गई। वो सीधे नीचे आई और फिर वो किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में जाकर उसने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई। उसने जल्दी से फ्रिज से ब्रेड और बटर निकाला, लेकिन तभी उसकी नज़र स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट पर गई। उसे देखते ही केसर की आंखें चमकने लगी। केसर ने ब्रेड और बटर को वापस फ्रिज में रख दिया। वह जल्दी से स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट के बॉक्स को निकालकर खाने लगी। उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई थोड़ी ही दूर पर खड़ा उसे ही अपनी एकटक आंखों से देख रहा था। केसर खुद से बोली, इसी की तो ज़रूरत थी हमें, ये कितना टेस्टी है। बोलते हुए वैसे ही वो दूसरा बाइट लेने ही वाली थी कि किसी ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। केसर एकदम से उस इंसान के सीने से जा टकराई। अचानक क्या हुआ, एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसने अपना सिर उठाकर अपने सामने देखा तो उसकी नीली आंखें आरंभ की गहरी काली आंखों से टकरा गई। आरंभ की आंखों में देखते ही केसर की सांसें अटक गई। आरंभ की नज़र केसर के होठों पर लगी चॉकलेट पर टिकी हुई थी। केसर आरंभ के सीने पर अपना हाथ रख धीरे से बोली, सॉरी, लेकिन हमें भूख लगी हुई थी, इसीलिए हम यहाँ। बोलते हुए वो रुक गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि आरंभ के हाथ उसकी साड़ी के अंदर उसकी पतली कमर पर हरकत कर रहे थे। केसर अपनी सांसें संभालते हुए बोली, हुक्म साहब प्लीज़। आरंभ केसर के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करवाते हुए बोलता है, लेट मी फीड यू। यह सुनकर केसर हैरान हो गई। उसके दोनों गाल पूरी तरह से लाल हो गए। आरंभ अपनी उंगलियों से केसर के होठों पर रब करते हुए बोला, नाउ आई विल टीच यू द राइट वे टू ईट दिस स्ट्रॉबेरीज। ये बोलकर उसने एक बार फिर से केसर के होठों को रब किया। केसर के ऐसा करते ही केसर का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया और उसकी सांसें धीरे धीरे गहरी होने लगी। आरंभ ने बाउल से एक स्ट्रॉबेरी निकालकर उसे चॉकलेट में डिप किया। इन सब में दोनों का आई कांटेक्ट नहीं टूटा था। आरंभ ने उस आधी स्ट्रॉबेरी अपने मुंह में डाला और फिर केसर की गर्दन पकड़कर अपने चेहरे के करीब कर लिया और अगले ही पर उसके होठों को अपने अंदर भर लिया और उसे डीपली स्मूच करने लगा। केसर ने एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए आरंभ के कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया।
आरंभ उसे किस करते हुए सीधे स्लैब के पास लेकर गया और उसने केसर को लिफ्ट करके वहीं स्लैब पर बैठाया और उसे डीपली किस करने लगा। उन दोनों के होठ आपस में उलझे हुए थे। आरंभ का एक हाथ केसर के बालों में था तो वहीं उसका दूसरा हाथ उसके गाल से होते हुए उसके सीने पर जा रहा था। आरंभ के हाथ केसर के बालों में उलझते जा रहे थे। फिर एकदम से उसने केसर के बालों को अपनी मुट्ठी में उलझा लिया। ऐसा करते ही केसर के होठ हल्के से खुल गए। ये फील करते ही आरंभ ने अपनी टंग को उसके मुंह में एंटर कर दिया और उसके हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों ही एक दूसरे के होठों के साथ और टंग के साथ खेल रहे थे। स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट का टेस्ट तो वो बखूबी अपने अंदर महसूस ही कर पा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और पूरी तरीके से एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों की टंग आपस में उलझी हुई थी। हर बढ़ते वक्त के साथ दोनों की किस और भी इंटेंस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद आरंभ केसर से अलग हुआ। उन दोनों के होठों पर चॉकलेट का सलाइवा लगा हुआ था। वो दोनों लंबी लंबी गहरी सांसें ले रहे थे। केसर का पूरा चेहरा लाल हो गया था और वो अपनी आंखों को बड़ी करके आरंभ को घूर रही थी। केसर धीरे से बोली, हुक्म सा आपने तो हमारी सांसें ही रोक दी। हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारी सांसें ना रुक जाए और हम। आरंभ उसकी नोज पर किस करते हुए बोला, देन आई मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। यह सुनते ही केसर के गाल लाल हो गए। वो आरंभ को हल्का सा धक्का देते हुए, हुक्म सा ऐसे बेशर्म वाली बातें नहीं करते। आरंभ केसर की कमर को हल्का सा सहलाते हुए बोला, तो ऐसी बातें कहते नहीं हैं तो फिर करते हैं। तो फिर आप ही बता दीजिए हम क्या करें हुक्मरानी सा। वही हम करेंगे। बोलते हुए आरंभ ने केसर को अपने बेहद करीब खींच लिया और फिर उसकी साड़ी को उसके कंधे से हटा कर दिया। वो धीरे धीरे उसके कंधे पर किस करने लगा। केसर रोनी सी सूरत बनाकर बोली, लेकिन हमें अब नींद आ रही है हुक्म सा। उसके इतना बोलते ही आरंभ एकदम से रुक गया। उसके होठ अभी भी केसर के कंधे पर टिके हुए थे और वो पीछे हट गया। आरंभ ने केसर को देखा जो अपना सिर झुकाए बैठी थी। उसकी बंद पलकें तितली की तरह फड़फड़ा रही थी। उसके होठ आहिस्ते से कुछ कह रहे थे। आरंभ ने कुछ पल उसे देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसने अपनी साड़ी को ठीक की और फिर उसे अपनी एकदम से बाहों में उठा लिया। केसर ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और हैरानी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं हुक्म सा, और हमें नीचे उतारिए। आरंभ स्टेयर पर चढ़ते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, आप अभी बहुत कमज़ोर हैं और आपको अभी आराम करने की सख्त ज़रूरत है। केसर मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन हम चल सकते हैं ना। आरंभ केसर के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, हमारे होते हुए आपको चलने की कोई ज़रूरत नहीं। केसर धीरे से खुद से बोली, तो आप यूं ही हमें पूरी ज़िंदगी गोद में लेकर चलेंगे। आरंभ जो उसकी सारी बातें सुन सकता था वो अचानक बोला, ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी कर सकते हैं। यह सुनते ही केसर का दिल रोलर कोस्टर की तरह तेज़ी से धड़कने लगा। वो एकटक आरंभ के चेहरे की तरफ बिना पलके झुकाए देख रही थी। आरंभ एकटक देख रही केसर की तरफ देखकर बोला, ऐसे मत देखिए हुक्मरानी सा, वरना हम अपना कंट्रोल खो देंगे। एंड बिलीव में मैं यहाँ कंट्रोल खोना नहीं चाहता क्योंकि आप अभी कमज़ोर है, संभाल नहीं पाएंगी हमें। ये सुनते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से इधर उधर देखने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। आरंभ ने केसर को बिस्तर पर लिटाया और फिर वो भी उसके बगल में आकर लेट गया। आरंभ केसर को अपनी तरफ खींचकर बोला, अगली बार से आप हमें बताकर कहीं भी जाइएगा, अंडरस्टैंड। केसर अपनी पलकें झपकाते हुए धीरे से बोली, अंडरस्टूड। आरंभ ने बिना कुछ बोले उसके फोरहेड पर किस किया और उसे अपने सीने से लगाकर सो गया। अगली सुबह
मधु जी अपने कमरे में इधर से उधर घूमते हुए बोली, रुद्र आप कहाँ हैं? हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? माया जी अंगूर खाते हुए बोली, अरे भाभी साहब, रुद्र कोई छोटा बच्चा नहीं है, जवानी का खून है, गया होगा अपनी माशूका के पास। आप फिक्र मत कीजिए, वो जल्द ही वापस आएगा। मधु जी परेशान होते हुए बोली, हम जानते हैं भाई साहब, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। बोलकर वो वही सोफे पर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में रुद्र एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसका सर एक तरफ झुका हुआ था, शायद वो अपने होश में नहीं था। तभी किसी ने एकदम से उसके ऊपर पानी डाला। रुद्र एकदम से हड़बड़ा गया। उसने चिल्लाते हुए अपने सामने देखा, लेकिन अपने सामने खड़े आदमी को देखकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो धीरे से बोला, तुम जिंदा हो? वो आदमी अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, वो क्या है ना रुद्र प्रताप सिंह, शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रुद्र तेज आवाज़ में बोला, मेहुल जिंदल, तुम जिंदा नहीं हो सकते। मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था। आई थिंक वैसे भी जैसे मैंने तुम्हारी बहन को तड़पा तड़पा कर मारा था। मेहुल एकदम से रुद्र का गला पकड़कर गुस्से से बोला, अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम मत लेना, वरना तुम्हारी जुबान काट कर तुम्हारे दूसरे हाथ में थमा दूंगा। बोलकर उसने एकदम से रुद्र को छोड़ दिया। रुद्र संभल नहीं पाया और कुर्सी सहित जमीन पर जा गिरा। उसके हाथ और पैर बुरी तरह से छिल गए थे। मेहुल रुद्र को दर्द से तड़पते हुए देखकर बोला, पागल थी मेरी बहन जो तुमसे दिल लगा बैठी, और तुमने क्या किया? जान ले ली उसकी, वो भी इसलिए क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। रुद्र हंसते हुए बोला, किसी काम की नहीं थी तेरी बहन, अच्छा हुआ कि मर गई। बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। रुद्र की हंसी मेहुल की आंखों में चुभ रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। मेहुल अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी मर्दानी पर, लेकिन अफसोस आज तेरा यह घमंड भी तेरे अहंकार की तरह टूट जाएगा। इतना बोलकर मेहुल अपने आदमियों को इशारा किया। मेहुल का इशारा समझकर वो आदमी बाहर चला गया। रुद्र ने कंफ्यूज होकर मेहुल को देखते हुए बोला, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम अभी जानते नहीं हो मुझे ठीक से। मैं रुद्र प्रताप सिंह हूँ। मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मेहुल कुछ बोलता कि उससे पहले वहाँ वो वापस आया और मेहुल के कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही मेहुल के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और 4 लोग अंदर आए। उन लोगों को देखते ही रुद्र की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। रुद्र हकलाते हुए बोला, क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम मेहुल? देखो दूर रहो मुझसे। लेकिन क्या उसकी बातों पर किसी का असर होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। जो 4 लोग अंदर आए थे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे। वो 4 लड़के थे जो गे थे, जिन्हें आदमियों के साथ फिजिकल होने में मज़ा आता था, जो किसी पर रहम नहीं खाते थे। मेहुल उन लोगों की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ये आदमी अगले 1 हफ्ते तक तुम्हारा हुआ, लेकिन याद रहे ये मरना नहीं चाहिए, इसे पे कोई रहम नहीं खाएगा, बस जिंदा रखना इसे। रुद्र चिल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते नहीं हो मुझे? मेरा बाप तुम लोगों को बर्बाद कर देगा। दूर रहो मुझसे और मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मेहुल ने रुद्र की बकवास को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और उन लोगों की तरफ एक दवाई की शीशी बढ़ाकर बोला, इसमें जो दवाई है इससे ये तुम लोगों को कंट्रोल में रहेगा, और हाँ, अगर ज़्यादा हाथ पैर चलाने की कोशिश की तो उसे तोड़ देना। वो लड़का उस दवाई को लेकर रुद्र की तरफ बढ़ गया। मेहुल ने एक नज़र रुद्र को देखा, जिसकी आंखों में आज वही डर नज़र आ रहा था जो सालों पहले उसकी बहन की आंखों में था। मेहुल उस कमरे से बाहर निकल गया और कुछ देर बाद रुद्र के चिल्लाने की आवाज़ उस कमरे से बाहर आने लगी। इधर मेहुल ने अपना ब्लूटूथ ऑन किया और धीरे से बोला, शुक्रिया हुक्मशाह, हमें ये मौका देने के लिए। अगर उस दिन आपने हमारी जान न बचाई होती तो आज हम अपनी बहन का बदला लेने के काबिल भी नहीं होते। ये सुनते ही
रुद्र के होठों के कोने मुड़ गए। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम गया जब रुद्र ने अपनी गंदी नज़र केसर पर डाली थी और उसे गंदे तरीके से छूने की कोशिश की। आरन अपनी सख्त आवाज़ में बोला, मरना नहीं चाहिए वो मेहुल, क्योंकि वो हमारा शिकार है। बोलते हुए आरन की नज़र केसर की तस्वीर पर गई जो उसके लैपटॉप के वॉलपेपर पर लगा हुआ था। मेहुल बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं मरेगा हुक्म साहब, लेकिन मैं उसकी वो हालत करूँगा कि वो हर पल मौत मरेगा, और वो भी अपने नसीब में नहीं होगी। आरंभ ने मेहुल से अपना सख्त आवाज़ में कहा, 1 हफ्ते के बाद उसे किसी कचरे की तरह राजमहल के बाहर फेंक देना। आखिर उसके बाप को भी तो पता चले अपने बेटे के कारनामों के बारे में। इतना बोलकर आरंभ ने अपना कॉल कट कर दिया। आरंभ सोफे पर बैठा था और मिरर के सामने गया। इस वक्त उसकी अपर बॉडी नेक्ड थी। आरंभ अपने अक्स को देखते हुए बोला, सुना है खून का असर बहुत गहरा होता है, लेकिन आज देख भी लिया। मुबारक हो अमर प्रताप सिंह, इस मामले में तेरा बेटा बिल्कुल तेरे ऊपर गया है। तो दोस्तों, ये कहानी मैं अब यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।